गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। इसके पहले पिछले क्लास में आप इसके बारे में कुछ जाने नहीं। इसका हिंदी होता है अर्थशास्त्र। पहले यह सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट था, हिस्सा था। हिस्ट्री में आप पढ़े हैं कि पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक कौटिल्य ने जो लिखा उसका नाम अर्थशास्त्र ही था, लेकिन वह केवल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में नहीं था, बल्कि पूरा किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में उसमें लिखे हुए थे। आगे चल के जब मॉडर्न युग आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को या इकोनॉमी से जुड़े चीजों के लिए एक डिफरेंट सब्जेक्ट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको पॉलिटिकल साइंस से अलग करके इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के रूप में उसको अलग पढ़ाया जाने लगा। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो जनक हैं, फादर है, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इकोनॉमिक्स में किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया, उस देश के लोगों की जरूरतें कैसी पूरी होती है, वे अपने संसाधनों का किस तरीके से यूज करते हैं, या कोई भी देश अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे एस्टेब्लिश करता है, इन सब चीजों के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। तो पहला सब टॉपिक्स या पहला चैप्टर जो आपके बुक का है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, काल्पनिक गांव है, जो किसी भी भारत के किसी भी दूसरे गांव की तरह पालमपुर भी एक गांव है, और उस गांव का उदाहरण के माध्यम से राइटर हमारे देश के गांवों के अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक सिस्टम को समझाने का प्रयास किया गया है। पालमपुर गांव कहीं हो भी सकता है देश में किसी भी जगह, या नहीं भी हो सकता है, इस पे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उस गांव के इकोनॉमिक सिस्टम और आर्थिक गतिविधि के माध्यम से भारत के दूसरे गांवों की आर्थिक गतिविधियों को हमें समझना है। आप जानते हैं कि हमारा देश गांवों का देश माना जाता है। एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा देश, जहां देश की कुल आबादी का 75% एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े काम में लगे हुए हैं। और पालमपुर भी एक ऐसा गांव है जहां भी डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। आप भारत के किसी भी गांव को देखिए, वहां के सभी लोगों की जीविका एक जैसी नहीं होती। कोई खेती करता है, कोई छोटा मोटा दुकान चलाता है, कोई छोटी बिजनेस करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई राजमिस्त्री का काम करता है। तो जिस तरह गांव के प्रत्येक लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं, ठीक उसी को इसमें समझाया गया है। पालमपुर एक गांव है जो रायगंज उसका नजदीकी शहर है, जो उस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर, और काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल इन रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टांगास, बुग्गीज loaded with jaggery, wood and other commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractor and trucks। ट्रांसपोर्ट के सभी साधन बैलगाड़ी से लेके ट्रैक्टर से लेके ट्रक तक उपलब्ध हैं वहाँ, ताकि गांव में गन्ने की खेती ज्यादा होती है, गुड़ का उत्पादन होता है, और उस गुड़ को गांव वासी ले जाके नजदीकी शहर शाहपुर में बेचते हैं। उसके बाद उस गांव का कंपोजिशन इसमें बताया गया है कि अबाउट 450 फैमिलीज इस गांव में रहते हैं, जो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग्स करते हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं। 80 फैमिली अपर कास्ट के फैमिली हैं,
जिनके पास गांव की ज्यादातर जमीन है, और 20% जो गांव की आबादी है वह शेड्यूल कास्ट है, दलित जिसको कहते हैं। जो अपर कास्ट के 80% अपर कास्ट फैमिलीज हैं उनके मकान घर अच्छे हैं, और जो शेड्यूल कास्ट और दलित कम्युनिटी के लोग हैं उनके कच्चे ईंटे से या झोपड़ियों घास फूस से बने हुए घर हैं उनके। लेकिन वह गांव एक विकसित गांव है, ज्यादातर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बिजली उस गांव में काफी पहले आ गई है, और उस बिजली का उपयोग लोग खेती से लेके छोटे मोटे धंधे के लिए भी करते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल है उस गांव में और एक हाई स्कूल और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी। तो ये पालमपुर गांव का जो परिस्थिति बताया गया है, आप अपने आसपास के जो भी गांव हैं उनका भी हालात इसी से मिलता जुलता है, इसी तरीके का है। आप अपने गांव को देख के गांव के एक्टिविटी को समझ सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पालमपुर में गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो या हेल्थ के लिए हो या लोगों के रोजी रोजगार का या ट्रांसपोर्ट का, ये सारे साधन पालमपुर में मौजूद हैं। तो ये पालमपुर गांव का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अगला जो टॉपिक्स आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संगठन, यानी प्रोडक्शन करने में किन किन चीजों की जरूरत लगती है, उत्पादन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। कोई भी चीज, चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या छोटे मोटे फैक्ट्रियों में कोई प्रोडक्शन करें, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, उसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। उत्पादन का उद्देश्य होता है वस्तु और सेवा उपलब्ध कराना जो किसी मनुष्य को जरूरत है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, 4 रिक्वायरमेंट्स। पहला, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। ये पहला जरूरत है कि प्रोडक्शन के लिए जमीन की जरूरत है, चाहे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी करें या कोई बिजनेस एक्टिविटी करें या कोई फैक्ट्री ही बैठाए, ये सारे एक्टिविटी के लिए लैंड नेसेसरी है, जमीन जरूरी है। इसके साथ ही वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स भी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट जरूरी होते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है लेबर, मजदूर। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी विदाउट लेबर पॉसिबल नहीं है, काम करने वाले मजदूर होने चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो या फैक्ट्री का एक्टिविटी हो, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो, तो उसके लिए लेबर की जरूरत होती है, श्रमिक की जरूरत होती है। और 2 तरह की लेबर की जरूरत होती है, एक स्किल्ड लेबर, दूसरा अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर कुशल मजदूर होते हैं जो किसी काम को करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे खेत में हल चलाना हुआ या प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें एक्सपर्ट लेबर की जरूरत होती है। तो किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में कुछ एक्सपर्ट लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं और कुछ अनस्किल्ड लेबर होते हैं, क्योंकि दोनों तरह के मजदूरों की जरूरत प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगती है। तीसरा रिक्वायरमेंट होता है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के लिए लैंड हो गया, टूल्स, कारखाने के लिए टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स टू फार्मर प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। यानी जिस तरह का आपका प्रोडक्शन का मोड है, अगर आप खेती करते हैं तो हल बैल ट्रैक्टर की जरूरत होती है, यदि कोई आप छोटे मोटे कारखाने चलाते हैं तो उसके लिए मशीन, जनरेटर, औजार, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और ये सारी चीजें एक बार जब खरीद ली जाती है तो इनका लंबे समय तक यूज होता रहता है, चाहे वह लैंड हो या मशीन हो या बिल्डिंग्स वगैरह हो, जो कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। इस तरह के कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं।
हैं। यानी फिजिकल कैपिटल के दो भाग हुए, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल, चल पूंजी जिसको हम कहते हैं, कार्यशील पूंजी हिंदी में उसको हम कहते हैं। कार्यशील पूंजी में आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हैं तो उसके लिए बीज, खाद, ये सारी चीजें चाहिए। कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसको वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। और कैश पैसा, नगद पैसा भी हाथ में होना चाहिए जो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन एक्टिविटी में जरूरत होती है, तो इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। यानी थर्ड रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन का है फिजिकल कैपिटल, इसके दो भाग हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस इन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। और प्रोडक्शन के लिए ज्ञान की भी जरूरत है, बिना ज्ञान का कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकता। आपको नॉलेज होना चाहिए, जो भी चीज आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसका ज्ञान आपके पास होना जरूरी है, जिसको कि मॉडर्न युग में ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है, मानवीय पूंजी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में आपने देखा कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड, दूसरा रिक्वायरमेंट लेबर, तीसरा रिक्वायरमेंट फिजिकल कैपिटल जो दो तरह का है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, और चौथा रिक्वायरमेंट जो है वह ह्यूमन कैपिटल है, क्योंकि मनुष्य ही अपने बुद्धि और ज्ञान से प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा करता है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, कोई भी चीज उत्पादन करने के लिए ये चार चीजें आवश्यक हैं, नेसेसरी। अब पालमपुर गांव के में दो तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं। कोई भी गांव जो हमारे देश का है वहां दो तरह के काम में लोग लगे दिखाई आपको दे। एक है फार्मिंग एक्टिविटी, खेती और उससे जुड़े हुए कार्य, और दूसरा होता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, कृषि को छोड़ के गैर कृषि कार्य, जैसे दुकान करना, बिजनेस करना, या कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना, गाड़ी चलाना। यानी खेती के अलावा जो दूसरे तरह के जो काम होते हैं उनको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहते हैं। तो पहले हम फार्मिंग एक्टिविटी में देखेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग एक्टिविटी का क्या कंडीशन है। फार्मिंग जो है मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर का। 75% लोग जो है फार्मिंग पर डिपेंड है अपने जीवन यापन के लिए। लेकिन बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फॉर प्रोडक्शन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज पार्टिकुलरली फिक्स। पहला उसमें कहता है कि लैंड इज फिक्स्ड। किसी भी देश हो या राज्य हो या गांव, जमीन बढ़ने की चीज नहीं होती है, जमीन निश्चित होता है, लैंड फिक्स्ड होता है। उसी लैंड में आपको या तो आप एग्रीकल्चर के लिए उसका यूज कीजिए, या कोई फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए आप उसका यूज कीजिए, या रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए, उसको बसने के लिए, आप सेटलमेंट के लिए उसका यूज कीजिए। लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड होती है। तो पालमपुर में भी जो कल्टीवेटेड एरिया है वह फिक्स है, और कहता है कि 1960 से लेके अब तक पालमपुर के लैंड एरिया में जो अंडर कल्टीवेशन है उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कुछ वेस्ट लैंड भी होते हैं प्रत्येक गांव में जिन पर खेती नहीं की जा सकती, तो ऐसे वेस्ट लैंड भी है उस गांव में। दूसरा जो टॉपिक है, इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति एक ही जमीन से ज्यादा उपज कर सकता है? तो मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें कम जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन लिया जा सकता है। जैसे हमारे भारत में पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक विलेज है, कहता है कि उसी एरिया का वो विलेज है। ऑल लैंड इज कल्टीवेटेड इन पालमपुर। कोई भी लैंड जो है पालमपुर का वह खाली नहीं होता है। रेनी सीजन में जो फसल होती है खरीफ, और
जो विंटर सीजन में फसल होती है उसको रबी कहते हैं। तो ये दोनों तरह की फसलें पालमपुर में उगाई जाती है। इसके अलावा पोटैटो कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो, आलू की खेती भी वहां होती है। जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं वो जितना उनको जरूरत है वो अपने जरूरत के अनुसार फार्म प्रोडक्ट को रख लेते हैं और बाकी का जो सरप्लस है उसको रायगंज के मार्केट में ले जाके बेच देते हैं। The main reason why farmers are able to grow three different crops in year Palampur is due to the well developed system of irrigation। कहता है कि पालमपुर के लोग एक साल में 3 फसल या 2 से ज्यादा फसल जो ले रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीकरण उनके गांव में पहले हो चुका है और सिंचाई की काफी अच्छी सुविधा है, जिसके कारण एग्रीकल्चर के लिए सबसे जरूरी इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन की सुविधा वहां उपलब्ध है और जिस भी क्षेत्र में इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध होगी वहां हम ज्यादा से ज्यादा एक ही जमीन से ज्यादा हम उत्पादन ले सकते हैं। आपके इस पेज में 1950 से लेके 2010-11 तक कल्टीवेटेड एरिया का आंकड़ा पूरा दिया है कि 1950 में 120 मिलियन हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरिया था और 2010-11 में 140 हेक्टेयर है। मतलब इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जो यह दिखाता है कि किसी भी देश में लैंड एरिया जो होता है वह फिक्स्ड होता है। जैसे ज्यादा फसल लेने की जहां तक बात है तो इसमें एक 1960 में हमारे देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम बनाया गया था, एक योजना बनाई गई थी जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक वैज्ञानिक स्वामीनाथन थे और उन्होंने जमीन के टुकड़े से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जा सकता है, इसके लिए साइंटिफिक मेथड से खेती करने का योजना उन्होंने बनाया, जिसमें पहले जो लोग खेती करते थे उसमें गाय का गोबर या घर में निकलने वाले राख वगैरह का फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के अधीन केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें जो हैं उनकी व्यवस्था की गई। फसलों को बचाने के लिए पेस्टिसाइड, ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में हम बता रहे थे कि ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको हरित क्रांति कहा जाता है, यह एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये योजना लाई गई और इस योजना में मॉडर्न मेथड से, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर बनाने के कारखाने खोले गए, कृषि उपकरण, हल बैल के जगह पर ट्रैक्टर से खेती करने का तरीका, और पुराने जमाने में जो खेती के लिए जो उपकरण इस्तेमाल में आते थे उसके बजाय वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से खेती करने के लिए जो सिस्टम अपनाया गया उसे ही हम ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। 1960s के दशक में ये लाया गया था। उसमें एक बीज की वेराइटी, जैसे पहले आप पढ़े हैं आंकड़ा कि इतना लैंड एरिया हमारे क्षेत्र में, देश में था, फिर भी हम 1970 के पहले खाना भोजन के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें अमेरिका और रशिया जैसे दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ता था। लेकिन आज के तारीख में, आज के समय में हम खाद्यान्न का, फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, दूसरे देशों में बेचते हैं। जबकि उस समय आबादी कम थी, उस समय से दुगनी आबादी आज हो गई है, फिर भी हम अपने जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं और इसके अलावा फूड ग्रेन्स हम विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जबकि जमीन उतनी ही उतनी। इतना परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन क्यों आया? ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के द्वारा ये परिवर्तन आया। पहले एक कट्ठा खेत में 10 किलो 15 किलो से ज्यादा गेहूं नहीं उपजता था। ज्यादा 20 किलो किसी का हो गया तो माना जाता था कि बहुत अच्छी खेती हुई है। आज जो है नॉर्मल 70 केजी 80 केजी गेहूं एक कट्ठा खेत में लोग उपजा ले रहे हैं। तो आखिर यह जो इतना बड़ा प्रोडक्शन के अमाउंट में बदलाव आया,
इसके पीछे यही ग्रीन रिवोल्यूशन जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया गया और सीड्स की क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट लाया गया। पहले लोग जो खेत में अनाज उपजता था उसी अनाज में से कुछ हिस्सा अगले साल बीज के लिए सुरक्षित रख देते थे, तो उस बीज से प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें कम होती थी और इससे उत्पादन कम होता था। उसके जगह पर हाइब्रिड बीज, जिसको हम बोलचाल की भाषा में हाइब्रिड बीज बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज। HYV का मतलब होता है, आपके बुक में लिखा है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे। HYV सीड्स का यूज किया जाने लगा। इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इन सब चीजों का यूज जब हमारे देश के किसान करने लगे, पालमपुर के किसान भी करने लगे, तो इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वेयर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। आधुनिक तरीके से खेती करने के तरीके को सबसे पहले पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनाया था। यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन फार्मिंग, इरिगेशन फैसिलिटी भी उनको मिला, ट्यूबवेल भी लगाया किसानों ने, गवर्नमेंट की तरफ से भी ट्यूबवेल लगाए गए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वाज 1300 kg पर हेक्टेयर। जो परंपरागत बीज था उससे पालमपुर में 1300 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता था, जबकि HYV सीड्स आने से ये 3200 kg पर हेक्टेयर तक पहुंच गया। जैसा कि अभी हमने गेहूं का उदाहरण देके आपको बताया है कि पहले 15 से 20 किलो कट्टे में होते थे, आज 70 से 80 किलो हो रहे हैं। तो ये सब जो चेंजिंग आया है, इसके पीछे यही इरिगेशन फैसिलिटी में बदलाव आना, इसके अलावा हाई यील्डिंग वेराइटीज का सीड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर, जिसके कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इतना बदलाव। अगला है विल द लैंड सस्टेन, क्या जमीन को संरक्षित किया जा सकता है? बिल्कुल, जमीन ही सबसे प्रमुख चीज है जिसको सुरक्षित रखना जरूरी है। मॉडर्न तरीके से, मॉडर्न मेथड से खेती करने का फायदा तो हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जमीन की फर्टिलिटी, लैंड फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है धीरे धीरे। जहां पहले 10 kg फर्टिलाइजर की जरूरत होती थी, आज उतना प्रोडक्शन लेने के लिए 20 kg फर्टिलाइजर देना पड़ता है। इसका कारण ये है कि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करने के कारण जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी कम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए विभिन्न तरह के वैज्ञानिक और परंपरागत उपाय करने जरूरी हैं, ताकि खेती के एग्रीकल्चर लैंड के फर्टिलिटी को बरकरार रखा जा सके, जिसके लिए वैज्ञानिकों ने कंपोस्ट और जैविक खाद का यूज करने के लिए सलाह देते हैं, ताकि खेत अपनी नेचुरल फर्टिलिटी फिर से गेन कर सके। उसके बाद लास्ट जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में बताया है कि नॉट ऑल द पीपुल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन नहीं है कि सभी लोग जमीन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन वर्क से ही अपनी जीविका चला सके। 450 परिवार उसमें रहते हैं, जिसमें 1.5 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। मतलब 150 परिवार जो है वो भूमिहीन है उस गांव में, और ज्यादातर ये दलित कम्युनिटी के लोग हैं। बाकी जो फैमिली हैं, 240 फैमिली कल्टीवेटेड स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, और 240 परिवार जो उस गांव के हैं, 150 परिवारों के पास तो जमीन ही नहीं है, लैंडलेस है। 240 फैमिली के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। गोविंद नाम के किसान की कहानी इसमें दिया गया है कि कैसे वह अपने छोटे 0.75 हेक्टेयर उसके पास जमीन है और उसी में वह खेती करता है, जिसके कारण उसके परिवार की भरण पोषण उतने खेती से नहीं हो पाती है, जिसका परिणाम ये होता है कि वह दूसरों के खेत में लेबर का काम करने के लिए बाध्य हो जाता है।
In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. 60 परिवार ऐसे हैं जो मध्यम और बड़े किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, और कुछ बड़े फार्मर भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है। तो ये पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। इस टॉपिक्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। अब इसका अगला टॉपिक्स फिर अगले वीडियो में।